तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। और ये खासकर ये जो केमिस्ट्री क्लास है ये आपका बेसिक केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें ये आपका पार्ट 2 है। और अपना सिलसिला जारी है। हर प्रत्येक दिन 5-5 एलिमेंट का हम लोग व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका परमाणु संख्या, संकेत, द्रव्यमान और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उससे रिलेटेड कोई जीके है अर्थात जीएस है, ये सब आपको संज्ञान में दिया जा रहा है। जैसा कि कल हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन किया, हीलियम के बारे में अध्ययन किया, लिथियम के बारे में अध्ययन किया, बेरिलियम और बोरन तक अध्ययन कर लिए हैं। अगर ये पांचों एलिमेंट को आप अगर नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो देखिए तो बहुत आनंद आएगा। आज हम लोग शुरुआत करते हैं कार्बन से और नियॉन तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, हर दिन मैं आपको क्या चर्चा करूं कि ये केमिस्ट्री के लिए ये करना होगा वो करना होगा। पहली क्लास में था तो थोड़ा सा मैंने डायलॉग ज़्यादा दे दिया, उसमें थोड़ा थीम भले ही कम दिए, बट आपको समझाने का काम मैंने ज़्यादा किया कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। आप बार बार यही चीज़ आपको बताएंगे तो फिर टाइम क्या होता है, किल हो जाता है, अपना टॉपिक आगे नहीं भाग पाएगा। सीधा मुद्दा की बात करेंगे और शुरुआत करते हैं अपना कार्बन। हम लोग जानते हैं कि कार्बन का संकेत क्या होता है, सी, और परमाणु संख्या। इस वाले खांचे में परमाणु संख्या है, जो परमाणु संख्या कितना है आपका 6 है, और इसका द्रव्यमान 12 है। कभी कभी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपको 14 भी ले लिया जाता है, जो आपको जीके में भी बताएंगे। तो कार्बन के बारे में समझिए, कार्बन क्या है। कार्बन एक ऐसा तत्व है, संसार की जितनी भी वस्तु बनी है लगभग वो लगभग कार्बन की बनी है। तो सर ये गलत बात है, पूरी चीज़ कैसे कार्बन का बन जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सब चीज़ कार्बन से नहीं बन सकता है, लेकिन बहुत मैक्सिमम में लगभग 4 करोड़ के आसपास बात बता रहा हूँ। इतने सब्सटेंस, इतने पदार्थ जो है आपको कार्बन का बना होता है। और इसका सिंपल तरीका है पहचानने का। आपके जीवन में या आप के आंखों के सामने या जो भी चीज़ जिसमें आग लग जाए, सीधा समझिए वो कार्बन है। ये कपड़ा है ना, इसमें अगर आग लग गया इसमें भी कार्बन है। बाल है, इसमें अगर आग लग जाएगा तो इसमें भी कार्बन की मात्रा है। कहने का सेंस, जो भी चीज़ आपको जल जाए उसमें क्या होता है, आपका कार्बन की मात्रा होता है। खैर ये आपको सामान्य जानकारी हुआ। कार्बन से रिलेटेड हम लोग 2-3 बातें करेंगे। जैसे कि कल हम लोग बैटरी का अध्ययन किए थे कि बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल सेल, एक होता है सूखा सेल। सरल सेल में जो मैं पानी डाला था वो पानी में कौन सा अम्ल था, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम H2SO4 कहते हैं और अम्लों का राजा के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट में उसे अम्लराज भी कहा जाता है नहीं। और वहीं पर हम आपको अध्ययन करवाए थे सूखा सेल के बारे में। ये सूखा सेल में नीचे वाले पार्ट जो था ये आपको कैथोड था, इसको हम लोग कैथोड कहते थे। और ऊपर वाले पार्ट में जो पित्तल की टोपी लगी थी ये था एनोड वाला पार्ट। एनोड वाला पार्ट पॉजिटिव था, कैथोड वाला पार्ट नेगेटिव था। जब आपकी परीक्षा में आता है ना ये दोनों प्रश्न, और वहाँ पे आप माइनस प्लस में गलती कर देते, तब एहसास होता है कि इस प्रश्न का क्या वैल्यू है। तो ध्यान रखिएगा, नीचे वाले पार्ट निगेटिव है, ऊपर वाले पार्ट पॉजिटिव है। बीच में जो छड़ होती है वो यही कार्बन की छड़ होती है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। बीच वाले छड़ को कौन सी छड़ होती है, कार्बन की छड़ होती है। ऊपर जो टोपी लगी थी वो पित्तल की टोपी लगी थी। पित्तल किन किन चीज़ों के मिश्रण से बना है, तांबा और जस्ता के मिश्रण से बना है, जो आपको बता दिए हैं। हम लोग को इस कार्बन के छड़ के बारे में पढ़ना है। कार्बन के मूल रूप से कितने अपर रूप होते हैं, आपकी क्लास 10th में पूछ लिया जाता है और कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। तो कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, 2। एक होता है आपका हीरा और एक होता है आपका ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट ध्यान रखना है। और हीरा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हीरा से 2-3 बातें समझ लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे इस पूरे संसार में, विश्व में कहा जाए, कठोर पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर पदार्थ आपको याद रखना है हीरा को। हीरा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीरा चमकता है किसके वजह से, तो हीरा चमकता है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा चमकता है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। वही हीरा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीरा विद्युत का सुचालक है कि कुचालक। तो याद रखिएगा, हीरा से करंट प्रोड्यूस नहीं होती है, हीरा विद्युत का क्या है, आपको कुचालक है। हीरा विद्युत का क्या हो जाएगा, आपको कुचालक हो जाएगा। हीरा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपसे पूछा जाता है कभी कभी डायमंड सिटी। क्या पूछा जाएगा, डायमंड। डायमंड माने हीरा होता है। डायमंड सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है अपना भारत में, तो उसका नाम है सूरत। ये सूरत कहाँ पड़ता है, सूरत आपको गुजरात में पड़ता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत अच्छे सिटी है। यहाँ कई बार आपको घूमने का अवसर मिले तो जाइएगा, बहुत अच्छा सिटी है।
ठीक है। तो मैंने हीरा से रिलेटेड 2-4 बातें बता दी। सर हीरा का एक और क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42, ये याद रखिएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, 2.42। मैंने हीरा के बारे में क्या क्या बात बताया कि कार्बन के कितने अपर रूप है, 2 अपर रूप। उन 2 अपर रूप में हम पहले हीरा को पढ़ रहे हैं, उसके बाद ग्रेफाइट को देखेंगे। हीरा में देखिए कि हीरा चमकता है किसके वजह से, तो पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से। संसार का सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो उसका नाम क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा है। और हीरा विद्युत का क्या है, कुचालक है। डायमंड सिटी के नाम से क्या जाना जाता है, सूरत, जो कहाँ पड़ता है आपको, गुजरात में। और हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42 है। हीरा के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे इसी कार्बन के दूसरे अपरूप जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में क्या अध्ययन करना है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। और ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग शीशा काटने में भी करते हैं। किसको काटने में, शीशा को काटने में भी करते हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल बनाने में भी करते हैं। कहाँ करते हैं, तो पेंसिल बनाने में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए ग्रेफाइट से रिलेटेड 2 प्रश्न, तो उन चीज़ों को याद रखिएगा। एक है आपका ग्रेफाइट विद्युत का क्या होगा, सुचालक। ग्रेफाइट का इस्तेमाल शीशा संबंधित काटने में उपयोग लाया जाता है। और ग्रेफाइट से पेंसिल बनाया जाता है। एक पेंसिल से एक वर्ड मिलता जुलता आपको मिलेगा जीके में, जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन क्या है, एक टीका है। टीका मतलब क्या होता है, टीका का मतलब सुइया। बचपन में बुखार उखार लगता है, मारता है ना, घोंप देता है। तो जब भी टीका मुखारबिंद से बोला है तो समझ जाएगा कि वो क्या होता है, सुई। और पेनिसिलिन नामक टीका का खोज किसने किया, तो बेंटिक साहब ने किया। इन चीज़ को याद रखिएगा, बेंटिक। हाँ, कुछ आगे इसका सरनेम लगा रहा है, विलियम बेंटिक समथिंग, जो भी चीज़ हो तो उनको याद रखिएगा। बेंटिक ने किसका आविष्कार किया था, पेनिसिलिन नामक सुई का। ये पेंसिल अलग चीज़ है, पेनिसिलिन अलग चीज़ है। तो उम्मीद है कि आप हीरा और ग्रेफाइट को अच्छे से समझे होंगे। और कार्बन से रिलेटेड एक और बात को याद रखिएगा। कार्बन में आपको C14 आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि C14 पद्धति क्या है। C14 पद्धति का मतलब ये हो गया कार्बन 14 पद्धति। इनके माध्यम से हम किसी पुरानी पत्थर हो, ऐसे लिख सकते हैं, कोई पुरानी पत्थर हो उनका उम्र का ज्ञात कर सकते हैं कि स्टोन कितना पुराना है, या किसी चीज़ पुरानी चीज़ को की उम्र की पता लगाने के लिए हम लोग C14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात कार्बन के 14 द्रव्यमान होता है सर, जी हाँ, कभी 12 भी होता है, कभी 14। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप संभारिक और समस्थानिक का पार्ट आपको आगे बताएंगे तो उसमें समझिएगा। बहरहाल इसको समझिए। तो किसी पुरानी पत्थर का इस्तेमाल, जानकारी, उम्र की जानकारी लगाने के लिए हम लोग C14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माने, अभी देखते हैं ना, कहीं कहीं आप देखिएगा ऐसा घटना देखने को मिलेगा कि धरती के अंदर से भगवान निकल गए। बहुत सारे लोग उसको, मूर्ति को क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, फिर आपको पूजा पाठ करवाते हैं। आप उनको पता लगाइए कि आखिर वो धरती के अंदर कैसे गया, तो कहेगा धरती के अंदर से निकले हैं। कुछ ऐसी कहानी बिल्कुल मिलता जुलता आपको मिलेगा। जब आप इतिहास में पढ़िएगा मुग़ल वंश को, तो मुग़ल वंश में एक शासक आता है जिसका नाम है आपका औरंगजेब। क्या नाम है, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो आपको मतलब क्या कहा जाए, हिंदू धर्म के बहुत विरोधी करता था और मूर्ति पूजा को सख्त विरोध था। वो तो ऐसा घटिया काम किए हुए कि क्या है, कहा जाए, मतलब मूर्ति को तोड़ तोड़ के कसाई को दे देता था मांस तोड़ने के लिए, बंटवारा बनवाने के लिए। ऐसे वजह से हिंदू, हमारे जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, मूर्ति को बचाने के लिए, भगवान के साथ वो स्नेह और प्रेम को बचाने के लिए और मूर्ति को बचाने के लिए क्या करते थे, जाके मिट्टी के अंदर गाड़ दिया करते थे। आज के दौर में जो वनवाद, जो जंगलों में जा करके देखिएगा, बुलडोजर समथिंग किसी भी चीज़ से अगर कोई मूर्त करते हैं तो इसका मतलब है वो घटना उससे रिलेटेड है। समझ गए ना। तो अगर उस मूर्त का पता करना है तो पता कर लीजिए ना। मुगल वंश का आपका ज़्यादा सेशन कहाँ देखने को मिलता है, 1526 से स्टार्ट होता है और लगभग आपको 1700 समथिंग तक जाता है, समझिए। तो यही तो बीच है, अपने लोग अभी 2025 में जी रहे हैं, 2000 समथिंग में जी रहे हैं, 500-600 साल का अंतर है। और वही आपको रिलेटेड बताएगा कि इतना पुराना पत्थर है। खैर ये थेसिस नहीं, हाँ, इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव भी आपको इतिहास को देखने को मिला होगा कि जिंदा पीर किसको कहते हैं, फलाना किसने मूर्ति को तोड़ करके आपको दे दिया, मतलब मांस तोलवाने के लिए, तो इनको भी याद रखिएगा। तो वो था औरंगजेब। खैर आपको याद रखना है C14 पद्धति। एक और प्रश्न यहीं पर आ जाता है, कभी कभी आपको ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोई पेड़ का उम्र हम लोग कैसे पता करते हैं। तो किसी भी पेड़ पौधा जानते हैं ना, कोई भी पेड़ कितना पुराना है उसकी उम्र पता करने के लिए जब पेड़ को काटा जाता है ना, तो पेड़ के नीचे देखिएगा एकदम रिंग टाइप का बना होता है, बना रहता है ना।
तो उसको रिंग वलय, या तो ऑब्जेक्टिव में आपको वलय लिखा रहेगा या रिंग लिखा रहेगा। तो वलय के माध्यम से हम यह जानकारी लेते हैं कि वह पेड़ कितना पुराना है। एक वलय, एक रिंग कितने वर्ष की उम्र को दर्शाता है, तो एक रिंग जो होता है वो 10 साल की उम्र को दर्शाता है। अर्थात किसी पेड़ को काटिएगा, अगर उसमें 5 रिंग टाइप का बना होगा, सखुआ टाइप का होता है, काटिएगा तो वो रिंग टाइप का बना होगा, तो वो 5 रिंग कितने साल को दर्शाएगा, अर्थात वह पेड़ कितने पुराना है, आपको लगभग 10-25-50 साल पुराना है। तो ये मूल रूप से हम लोगों ने कार्बन के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग अध्ययन करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 7 है, संकेत क्या है आपका N है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 है। नाइट्रोजन के बारे में आपको मूल रूप से क्या अध्ययन करना है, इनको समझिए। नाइट्रोजन के बारे में सबसे पहले यह अध्ययन करना है कि जो अपना वायुमंडल है ना, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो आपको 78% है, इनको भी याद रखिएगा। यहीं पर हम आपको ऑक्सीजन भी बता देते हैं, अगर पूछ लिया जाए यहीं से लिख देते हैं ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो आपको 21% है। और यहीं पर हम कल बताए भी थे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, तो 0.03% है। ये डाटा ऐसा है कि बार बार आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को जरूर याद रखिएगा। मैं अभी मूल रूप से नाइट्रोजन पर हूँ। नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, कुरकुरा या चिप्स की पैकेट होते हैं ना, चिप्स की पैकेट, कुरकुरा या चिप्स की पैकेट में वो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ताकि खाद्य पदार्थ अर्थात जो भी हम लोग मूंग दाल या जो भी चिप्स वगैरह समथिंग खाते तो आपको ख़राब नहीं होता। काफ़ी लंबे समय का बना होता है, लगभग 1 साल 1.5 साल भी पुराना रहता है, फिर भी आपको मतलब टेस्ट वही देता रहता है। कारण क्या है, क्योंकि उसके अंतर्गत नाइट्रोजन होता है जो उसके अरुचिकर को हटा देता है। अगर आप ही घर में मान लीजिए कोई चीज़ बनाते हैं, ठेकुआ, पूरी, खजूरिया, गुन्नी मुन्नी, जो भी चीज़ बनाते हैं खाने वाला पदार्थ, अगर उनको आप मतलब कहीं पर रख दीजिएगा तो 2 दिन 3 दिन लगभग ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद वो जो एटम ऑयल से, तेल से जो बना होता है ना, वो हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो ऑक्सीकृत हो जाएगा और उसमें एक रवादार चीज़ आ जाएगा जब खाइएगा जी पर ना, और टेस्ट बिगाड़ देता है ना, एक दुर्गंध सा आ जाता है। इन्हीं चीज़ को बचाने के लिए क्या किया जाता है, पैकेट में, कुरकुरे या चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। मूल रूप से याद रखिएगा। नाइट्रोजन के बारे में एक और बात आपको जानकारी देंगे। कल मैं गोताखोर के बारे में बताया था कि गोताखोर जब पानी के अंदर जाता है, मूंगा, मोती, मछली, जो भी चीज़ पकड़ने के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो अपने सिलेंडर में हीलियम गैस भर के ले जाता है। लेकिन जब वो ज़्यादा समय तक अंदर रहे, काफ़ी देर तक रहे, तो अपने सिलेंडर में हीलियम की जगह नाइट्रोजन गैस भर के लेकर के जाएगा, ताकि उनको कंफर्टेबल लगे। ऐसा नहीं कि अब हीलियम लेते रहें अंदर में तो उसको प्रेशर नहीं आता होगा, प्रॉब्लम तो ज़रूर होती होगी। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि काफ़ी लंबे समय तक अगर अंदर में है, पानी के अंदर में कोई पनखोर व गोताखोर, तो वो अपने सिलेंडर में कौन सा गैस ले जाता है, तो हीलियम के साथ साथ वो क्या भर लेता है, अपना नाइट्रोजन गैस भी भर के लेके जाता है। तो उम्मीद है कि आप नाइट्रोजन के बारे में अच्छे से समझे होंगे। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन को आपको बता भी दिए हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने % है, आपको 21% है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना % है, आपको 21% है। ऑक्सीजन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। जब मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अभी अपने आप ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, तो टोटल 21% तो आपके बॉडी में गया ऑक्सीजन। लेकिन जब उसको बाहर छोड़ रहे हैं, आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो आप कितना % ऑक्सीजन को क्या करते मतलब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ देते हैं, तो 4% ऑक्सीजन को आप कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ देते हैं। अर्थात 17% ऑक्सीजन आपके बॉडी में समाहित रहा और 4% ऑक्सीजन क्या हो गया, वो CO2 में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाता है। तो कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो आप जवाब दे सकते हैं। यह आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन से रिलेटेड काफ़ी बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि फ्लोरीन का संकेत क्या है, F, और परमाणु संख्या आपका 19 है। आपके मन में आएगा सर 9 दूना 18 ही काहे नहीं हुआ, लगभग 18 लेकर के भी बनाइएगा तो आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा, एवरेज मान आएगा, इक्वल मान नहीं आएगा। इक्वल लाने के लिए आपको प्योर मान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका परमाणु द्रव्यमान आपको थोड़ा सा डबल से हल्का आगे पीछे तो नहीं हो सकता, जहाँ तक ज़्यादा ही रहता है। क्वेश्चन आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में कि पूरे पीरियडिक टेबल में, अर्थात जितने भी एलिमेंट, मान लीजिए 114 या 18, हालांकि प्रामाणिकता की दृष्टि से 114 है, कई किताब में 114 की चर्चा है कितने एलिमेंट का आविष्कार हुआ है, लेकिन आपको 118 एलिमेंट खोज हो चुके हैं। इन सभी एलिमेंटों में आपसे पूछा जाएगा सबसे निगेटिव, सबसे ऋणात्मक वाला अगर कोई तत्व है तो उसका नाम क्या होगा, आपको फ्लोरीन होगा। इस दृष्टि से आपको फ्लोरीन को याद रखना है। फ्लोरीन को हम क्या याद रखना है कि सबसे ऋणात्मक, सबसे नेगेटिविटी वाला अगर कोई एलिमेंट है तो उसका नाम क्या है, फ्लोरीन। वही हम लोग 10वें नंबर एलिमेंट पाएंगे और 10वां नंबर अपना एलिमेंट है जिसका नाम है नियॉन। नियॉन का संकेत क्या है, Ne, और द्रव्यमान संख्या कितना है, आपको 20.2 है। नियॉन एक अक्रिय गैस है। जब भी अक्रिय गैस की चर्चा आवे तो यहीं पर आपको हम बता देते हैं, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है अक्रिय गैस की संख्या टोटल कितना होता है, 6 होता है। और हम हीलियम के समय आपको नहीं बताए थे,
देख रहे हैं ना, मैं कल ही बता दिया था, मतलब जो आपको फर्स्ट वीडियो बनाए हैं उसमें कि कुछ ऐसे भी बात होगी, आपको हाइड्रोजन हीलियम लिथियम से रिलेटेड छूट गया होगा तो आपको हम आगे बता देंगे। आज आ गया ना। अक्रिय गैस की संख्या जो 6 होती है, आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है सबसे पहला अक्रिय गैस कौन है, तो सबसे पहला अक्रिय गैस आपका हीलियम है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका नियॉन हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन 18 है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्या हुआ सर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और एक होता है आपका रेडॉन। तो कुल मिलाकर के कितने अक्रिय गैस है, 6 है। अक्रिय गैस कहते हैं किसको, वैसा गैस जो किसी से क्रिया ना करे उसे क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। और नियॉन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, नियॉन का इस्तेमाल जैसे एलईडी कोई बल्ब वगैरह सब होती है ना, या डिजिटल कोई बल्ब जिसमें आपको देखिएगा कभी शादी वगैरह विवाह सब में या कोई फंक्शन प्रोग्राम में चलता रहता है, स्वागतम, आयुष्मान श्रीमान संग आयुष्मती श्रीमती, जो भी चीज़ सब लिखा रहता है वो जो चलता रहता है, उनमें भी आपको अक्रिय गैस का ही कमाल होता है। खासकर वो अक्रिय गैस में कौन सा गैस है, नियॉन गैस। सभी गैस को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। अक्रिय गैस में आपको नियॉन गैस। तो उम्मीद है कि आज आप कार्बन से लेकर के आप नियॉन तक अर्थात 5 एलिमेंट के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दिया उनको आप अच्छे से समझे होंगे। और मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा प्रयास ये नहीं रहता कि आपको कुछ छोटी छोटी बातों पे मैं टाइम किल करूं। समय कम है, बहुत मतलब समय बचा करके आपके बीच हम आते हैं। हाँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं इतने बड़ा काम छोड़ करके आपके बीच आ रहे हैं, उतना बड़ा नहीं हूँ। बस मेरा प्रयास है कि थोड़ा सा जो भी चीज़ आपको अगर दे दे तो वो आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। खासकर इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अपना सिलेबस जटिल होता जाएगा। जटिल कहने का सेंस, अगर ये टेबल आपको नहीं याद रहा, ये तो मूल रूप से आपको टेबल याद करना ही है। ये सब जो बात बता रहे हैं सब आप नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 9th 10th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। मैथ कंपटीशन वाले के तो बाबू ज़रूरी है, इनके सहारे आप आगे केमिस्ट्री कुछ नहीं समझिएगा। और आपको यही पूछा जाएगा, आपको ये हलवा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि नाइट्रोजन का संकेत क्या है, नहीं, आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन वाले के लिए कंटेंट है, ये कंटेंट आपको 9th 10th वाले के लिए। हाँ, 9th 10th में ये भी पूछता है सर, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इन पर भी थोड़ा बल दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अब हमें विदा लेना चाहिए। आपका जो पार्ट 3 वीडियो देंगे वो सोडियम से स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं हम विदा आप सभी से। तब तक के लिए सबको गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।